नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय गंभीरता के साथ साथ हिंदू समाज के हृदय को छूने वाला है। हृदय को छूने वाला इसलिए है क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पद्मानाभन मंदिर की। पद्मानाभन मंदिर की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम देश के उन बड़े टेम्पलों की पद्मनाभ स्वामी मंदिर की चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की चर्चा करते हैं जिससे रूलर की स्थिति, मंदिरों की स्थिति, सरकार बनाम मंदिर और सरकार बनाम रूलर, जो रूलर मर गया है, जो रूलर 1947 में ख़त्म हो चुका था, 1950 में पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था, उन रूलर्स के बिहाफ पर मंदिरों का रख रखाव जब हम उनके बिहाफ पर बात करते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वो मंदिर अब सरकार के पास चले जाएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं केरला के एक मंदिर की। केरला में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के मामले में थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की मुझे लगता है हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और राजा की भी हिस्ट्री जानने की आवश्यकता पड़ती है। जुलाई महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड किया, 2011 का केरला हाई कोर्ट का जजमेंट पलट दिया, और 2011 का जो जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था केरला हाई कोर्ट के द्वारा कि रूलर और उनके वंशजों का उस मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है, ये मंदिर अब स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट उसको रूल करेगी। आप सोच सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी इस प्रकार के पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे मंदिर को अगर कंट्रोल करेगी, अपने हाथ में लेगी, तो आप सोच सकते हैं कि केरला की सरकार क्या करेगी। केरला की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, जिनके रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बने हुए हैं और उनके तहत वो किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं, वो मुसलमानों को भी अपॉइंट कर देते हैं, उसमें वो क्रिश्चियनों को भी अपॉइंट कर देते हैं, और मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट की तरह देखते हैं। मैनेजमेंट की तरह मतलब सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी, हमारा कोई भी अधिकारी उस सरकारी प्रॉपर्टी को डील करेगा जिसको हम नॉमिनेट कर देंगे, और वो जैसे चाहे वैसे चलेगा, उसको भावनात्मक रूप से कोई मतलब नहीं, वो मैनेजमेंट देखेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। दो तीन बातें जानने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि आखिर इस मंदिर पर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मैं जैसे कह रहा हूँ, ट्रावनकोर और कोचीन के राजा जिस नाम से शासन करता था, जिसके लिए शासन करता था, वो श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान हैं, और अपने आप को पद्मनाभ स्वामी दास कहा करते थे। यानी कि पद्मनाभ स्वामी दास की उपाधि रखते हुए ये लोग रूल करते थे। 16वीं सदी से या 17वीं सदी से उनके नाम से ही रूल कर रहे थे और अपने आप को दास कहते थे। ये भारत की परंपराओं में भी रहा है कि भारत के जो भी रूलर रहे हैं वो रूलर ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से या टेम्पल में वो आस्था रखते थे, और मंदिर ये मानकर चलते थे कि हम तो कस्टोडियन हैं और ये भगवान की प्रॉपर्टी है, हम भगवान के दूत के रूप में या भगवान के दास के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जब ईश्वर चाहेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे और हमको हटा देंगे, और भगवान का रूल है, भगवान रूल करेंगे। ये जो बलराम वहाँ के जो रूलर हैं, जो 1947 में रूलर थे, जिस समय ये टेम्पल ये रूल ख़त्म हुआ है, तो 1947 के रूलर बलराम वर्मा 1931 में बैठे थे, 1931 में बैठे थे, 1947 बल्कि 1949 तक रूलर रहे। उन्होंने 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1949 में साइन करने के बाद, यहाँ तक कि मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ट्रावनकोर और कोचीन के राजा ने अपने यहाँ संविधान भी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इवन उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास भी कर लिया था 1949 में। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सभी रूलर्स ने लगभग साइन कर दिए थे जम्मू कश्मीर सहित, तो फिर ट्रावनकोर और कोचीन के रूलर ने 1949 में क्यों साइन किया? जब संविधान बन गया तो 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और 1949 में ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ लागू किया। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो उसके आर्टिकल 8 में उसने इस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखा था। भारत सरकार से जो एग्रीमेंट हुआ, जो एक्सेशन का टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुए, उसमें उस कोविनेंट में इस मंदिर का अधिकार रूलर को दे दिया गया था। सवाल यह है कि लेट क्यों साइन किया? हुआ क्या कि
ट्रावनकोर और कोचीन जो केरला तमिलनाडु के बीच का अरब सागर का सी है, हम सभी देख रहे हैं, उसमें लगातार विवाद कुछ ना कुछ बना ही रहता है। अभी लक्षद्वीप जो उस समय उनके शासन में संभवतः रहा होगा, लक्षद्वीप में भी अभी कुछ ना कुछ विवाद बना हुआ है। हुआ क्या कि 1947 में जब माउंटबेटन यहाँ पर आए थे, तो माउंटबेटन के आने के बाद ये जो एक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जुलाई 1947 के बाद, उस प्रक्रिया में ट्रावनकोर के राजा से भी वार्ता हुई। ट्रावनकोर के राजा से जो वार्ता हो रही थी उसमें माउंटबेटन ने एक शर्त रखी। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ, इसमें कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने माउंटबेटन की चिट्ठियाँ खुद पढ़ी। जब हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे तो हम सारे रूलर्स को निकाल कर बैठे थे कि अगर रूलर्स ने कैसे साइन किया था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा, और सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तब से लेकर अभी तक की हमने पढ़ी थी और उससे पहले की भी पढ़ी थी। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। तो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नेहरू और माउंटबेटन की एक डिस्कशन हमको मिला। माउंटबेटन ने नेहरू से कहा और ये कहा कि ट्रावनकोर और कोचीन के राजा से मेरी बात हुई है, वहाँ पर जो यूरेनियम है, उस समय वो शायद थोरियम नहीं जानते थे, वो यूरेनियम जानते थे और प्रोसेस्ड यूरेनियम ही उसका शब्द इस्तेमाल करते थे। उनको लगा होगा कि इसमें यूरेनियम है। तो उन्होंने कहा कि ट्रावनकोर के जो सी लॉक्स हैं, सी बैट्स हैं, उसमें थोरियम जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को हम इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं। उस यूरेनियम को के बारे में मैंने ट्रावनकोर कोचीन के राजा से बात की है, वो देने को तैयार नहीं है, तुम क्या कहते हो? नेहरू ने उसको जवाब दिया कि वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इसके लिए अगर भारत सरकार कोचीन ट्रावनकोर के राजा के खिलाफ युद्ध भी कर देगी तो नेहरू तुम्हारे साथ है। आप सोच सकते हैं कि भारत में इंतरिम प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर ट्रावनकोर कोचीन के ऊपर भारत सरकार हमला करके यूरेनियम ले लेगी और यूरेनियम आप इंग्लैंड ले जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं, ट्रावनकोर पर हमला कर दो। क्योंकि ट्रावनकोर उस समय इस बात के लिए एग्री नहीं था कि हम यहाँ का यूरेनियम या थोरियम जो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। नतीजा निकला कि ट्रावनकोर के रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से भी उस समय मना कर दिया था और उसने कहा कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही नहीं साइन करूंगा, मैं भारत संघ में विलय ही नहीं करूंगा। और चूंकि मैं भारत संघ में विलय नहीं करूंगा इसलिए आप ये यूरेनियम नहीं ले जा पाएंगे। मैं अपने इस एरिया को इस पूरे के पूरे एरिया को संरक्षित रखूंगा और यहाँ की जो वनस्पतियां हैं उनको संरक्षित रखूंगा, यहाँ का जमीन के अंदर का, समुद्र के किनारे का जो सामान है वो मैं संरक्षित रखूंगा। इसलिए वो साइन नहीं हुआ। फाइनली सरदार पटेल सामने आए और सरदार पटेल से वार्ता होते होते 1949 में ट्रावनकोर कोचीन के रूलर ने ये तब साइन किया जब माउंटबेटन के ऊपर इतना दबाव बन गया कि यूरेनियम वाली बात खुल गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों लेट हुआ। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए थे बाकी सारे रूलर्स के साथ 1947 में, उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे कोचीन ट्रावनकोर के राजा के साथ भी हुआ। और हुआ क्या था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि हम भारत संघ में शामिल होते हैं, लेकिन क्या राजा के पास रहेगा, क्या राज्य के पास रहेगा, और कौन सी प्रॉपर्टियां ऐसी होंगी जो कि राजा की अपनी प्रॉपर्टियां कहलाएंगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद कोविनेंट साइन हुए थे। उन कोविनेंट्स में ये हवाला दिया गया था कि ये प्रॉपर्टियां राजा की संरक्षित रहेंगी और राजा के पास व्यक्तिगत रहेंगी। उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या कोविनेंट के तहत आप देख रहे होंगे ग्वालियर के राजा के पास कुछ प्रॉपर्टियां, या देश भर में जो राजा हैं छोटे बड़े, उन राजाओं के पास कुछ अपनी प्रॉपर्टियां, नवाबों के पास कुछ अपनी प्रॉपर्टियां रह गई। बाकी प्रॉपर्टी जिनसे वो रूल कर रहा था, जिनको राज्य कहा जाता था, वो प्रॉपर्टियां राज्य में शामिल हो गई थी। जो खजाना राज्य का था वो खजाना भी राज्य में शामिल हो गया था, लेकिन राजा का व्यक्तिगत खजाना राजा के पास चला गया, मतलब उसका पर्सनल अकाउंट में जो था वो राजा के पास चला गया। और जो वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था, राज्य के नाते नहीं कर रहा था, वो सीधा कर रहा था, जो सेवाएं भी कर रहा था, वो उसको दे दी गई थी। उसी कोविनेंट के तहत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 16वीं सदी से या 17वीं सदी से राजा या उनके वंशज देख रहे थे, ऐसा मानते हैं कि 300-400 वर्षों से 500 वर्षों से देख रहे थे, वो राजा ने कहा कि चूंकि हमने राज्य भगवान के नाम से ही किया है, इसलिए भगवान का सेवा का राइट हमको एक्सक्लूसिव होगा, और कुछ प्रॉपर्टियां साथ में जो भी एग्रीमेंट हुआ हो। अब वो प्रॉपर्टी जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का राइट एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एज पर कोविनेंट राजा के पास चला गया, उस पर अब विवाद है। क्यों? क्योंकि विवाद इसलिए है क्योंकि
उसी कोविनेंट के तहत, उन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत उस समय जो जो आगे की वार्ता चली, उस वार्ता में प्रीवी पर्स भी अनाउंस किया गया था। और प्रीवी पर्स जो अनाउंस किया गया था, उस प्रीवी पर्स को 1971 में इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में उसका डिस्पोजल किया, और डिस्पोजल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है तो प्रीवी पर्स जो अनाउंस किया गया था सीधे संचित निधि पर, भारत की सीधी संचित निधि पर जो किया गया था, वो अब खत्म होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का राज्य है। इसलिए वो जो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था या जो जो राइट लिए थे, वो राइट आपके खत्म हो गए। इस बात को लेकर 2011 में ये चैलेंज हुआ, ऑनरेबल 2007 में ये चैलेंज हुआ वहाँ लोकल कोर्ट में, ट्रावनकोर की लोकल कोर्ट में। लोकल कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने 2011 में ये कह दिया कि जो 1965 में राजा ने एक ट्रस्ट बना दिया था और उस ट्रस्ट के माध्यम से वो रूल करना शुरू किया था, इससे पहले जो केरला की रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना हुआ है, केरला के रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत जितने मंदिर हैं उनका संरक्षण राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाना चाहिए। और जो राजा ने ट्रस्ट बनाई है वो ट्रस्ट भी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत आ जाती है। सवाल कठिन था, और सुप्रीम कोर्ट में आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देते हुए कहा, अभी हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए हम आर्टिकल 25 और 26 द कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 आया कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद। हम बात कर रहे हैं जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में देश के सभी राजाओं को जो प्रॉपर्टियां दे दी गई थी, वो प्रॉपर्टियां राजाओं के पास रहीं। केवल भारत की जो फंड है, जो केंद्र का फंड है, उस फंड से जो पैसा जाना था उसको 1971 में रोक दिया गया, यानी कि प्रीवी पर्स 1971 में रोक दिए गए। किसी राजा के पास जो उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी दी गई थी 1949 में या 1947 में, वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी किसी राजा से वापस नहीं ली गई है। इसलिए पैरिटी बिठाते हुए मैं इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के आर्टिकल 8 को रिकॉग्नाइज करता हूं और ये कहता हूं कि इस पर राजा या उसके रूलर्स, उसके वंशजों का अधिकार होगा। हुआ क्या कि बलराम वर्मा की मृत्यु हो गई अभी पीछे 1991 में, और उनकी मृत्यु 1991 में होने के बाद 1993 में ये सारा बवाल शुरू हुआ। और हुआ क्या कि उनके भाई जो सक्सेसर के रूप में आए, मार्तंड वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार ने मानने से मना कर दिया और उन्होंने कहा रॉयल फैमिली यहीं पर खत्म हो जाती, राजा खत्म हो चुका है, उनके वंशजों को, उनके परिवार वालों को अब हम कोई राइट नहीं देते। उनका कहना था कि हम पारिवारिक रूप से जैसा 500 साल से चला आ रहा वैसे हमें सक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सक्सेशन की वजह से हमको, मेरे भाई को दिया गया था, अब हम उसके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए हमको मिलना चाहिए। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की और रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, केरला के रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, जैसे आपने तमिलनाडु सुना होगा, तमिलनाडु का रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट कितना खतरनाक है, वो सारे मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिए और वहां से पैसा वसूलता है और पैसा वसूल के मस्जिदों को दान करता है। वैसे कुछ केरला में हो रहा होगा। इसलिए केरला में मदरसे खोले हुए हैं। पीछे मैंने उस पर एक पूरी न्यूज बनाई थी कि मदरसा की जो ग्रांट है वो केरला हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और कहा था कि मदरसों को अगर ग्रांट इसलिए दी जाती है कि वो नॉन सेकुलर एजुकेशन दें और वो राज्य के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन ना दें, तो ऐसे मदरसों को कोई भी ग्रांट नहीं दी जा सकती। ये ग्रांट आती कहां से? ये मंदिरों से पैसा जो लूटती है स्टेट गवर्नमेंट, वो पैसा लूटकर उनका मैनेजमेंट हाथ में रखती है, वो मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को या और लोगों को जो कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं, चूंकि कम्युनिस्टों की सरकार, कांग्रेस की सरकार ही केरला में सदैव रही, वो उनको मैनेजमेंट दे देते हैं और उनको मैनेजमेंट देने के बाद वहां समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस मंदिर में जो प्रॉपर्टी है, ऐसा कहते हैं कि 7 दरवाजे हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, उनमें बहुत सारा धन राजा का छुपा हुआ है। ये सारा का सारा धन जो है वो राज्य के पास आना चाहिए और राज्य उसको खूब मस्जिदों पर और चर्चों पर और मुसलमानों पर खर्च करे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि देखिए, मैनेजमेंट तो रूलर का होगा और रूलर की कंसेंट के बगैर कोई डिसीजन नहीं होगा, लेकिन हम इसमें 2 लेयर मैनेजमेंट दे रहे हैं। 2 लेयर मैनेजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें उसने कहा कि देखिए, एक तो राजा की एडवाइजरी काउंसिल होगी, उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे और वो एडवाइजरी काउंसिल कोई भी निर्णय अगर लेगी, चाहे 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ले, वो
एक बार में 1 करोड़ या 15 लाख रुपए महीने का जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर की बात राजा की सहमति के बगैर नहीं हो सकती, राजा से सहमति लेनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के लोग होने चाहिए, रिकॉग्निशन राजा करेगा, राजा मतलब जो अभी सक्सेसर है राजा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसको अपॉइंट करेगा और वो लोग उसका मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन कोई भी निर्णय बिना राजा की अनुमति के नहीं हो सकता और कोई भी अपॉइंटमेंट बिना राजा की अनुमति के नहीं हो सकता। मंदिर का जो पैसा है जिसमें बलराम वर्मा ने उस पर ट्रस्ट बना दिया था, तो उन्होंने कहा चूंकि ट्रस्ट है इसलिए इस ट्रस्ट का पैसा किसी के पास भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकता, इसलिए चूंकि राजा ही ट्रस्ट बना गए हैं तो ट्रस्ट का पैसा मंदिर के रखरखाव, मंदिर के अंदर अस्पताल, मंदिर के अंदर जो स्कूल हैं और मंदिर का मैनेजमेंट, मंदिर का सुंदरीकरण, मंदिर का मेंटेनेंस, ये जो भी है, जो भी चढ़ावा वहां पर चढ़ता है या जो मंदिर के अंदर का धन है वो उसी मंदिर में खर्च होगा, वो राजा के पास नहीं जाएगा। पहले भी राजा की खास बात ये रही है कि 1949 में ये रूलर का टैग हटने के बाद या भारत सरकार को राज्य देने के बाद भी राजा ने कभी भी इस मंदिर से धन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सब परमेश्वर का दिया हुआ है, इन्हीं का शासन है और इनके शासन से हमारे पूर्वज 400 वर्षों से शासन कर रहे हैं, 500 वर्षों से, इसलिए इनका धन हमको नहीं चाहिए या हम नहीं ले सकते। लेकिन केरला सरकार तो लेना चाहती थी, तो जो राजा ने एफिडेविट, मतलब आज मार्तंड वर्मा ने जो एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें धन नहीं चाहिए, हम मैनेजमेंट देखेंगे कि चूंकि हमारे डेटी हैं, हम 500 वर्षों से जिनकी सेवा करते आ रहे हैं हम आगे भी करेंगे, इसलिए हमें धन नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब इन्हें धन नहीं चाहिए तो भैया काय का झगड़ा है, राज्य सरकार क्यों लेना चाहती है, उस पर आप प्रॉपर ऑडिट होता है, प्रॉपर उसकी कमेटी बैठती है, प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और जो लोग बैठेंगे जिनको भी राजा डिवोट करेगा, बस कैटेगरी हमने ये बना दी कि रिटायर्ड एडवाइजरी काउंसिल में रिटायर्ड हाईकोर्ट लेवल के जजेस होने चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के लोग होने चाहिए और जो बाकी की जो उनकी जो दूसरी काउंसिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उसमें 5 लोगों की कमेटियां होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जजेस होने चाहिए, रिटायर्ड जजेस होने चाहिए या उसी प्रकार के उतने ही क्वालिफाइड लोग होने चाहिए जो कि मंदिर का रखरखाव देखेंगे। मुझे लगता है कि हिंदू समाज की ये अच्छी जीत है और इस जीत का श्रेय हिंदू समाज को जाता है। कम से कम केरला सरकार के पास जाने से बच गया, चूंकि केरला सरकार आप सब जान रहे हैं किस प्रकार की है और केरला में क्या चल रहा है ये सब कुछ भी हम देख ही रहे हैं। इसलिए साधुवाद और सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने 1947 और 1949 के इंस्ट्रूमेंट में जो राजा को अधिकार दिए थे उनके पूर्वजों के सेवा के द्वारा वो सारे अधिकारों को पुनः स्थापित किया और केरला हाईकोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और कम से कम विधर्मियों तथा कथित सेकुलरिस्टों के हाथ में प्रॉपर्टी जाने से रोक दिया। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल हिंदू समाज और मंदिर के इस्तेमाल के लिए ही या मंदिर के अंदर जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनके इस्तेमाल के लिए ही सीमित कर दिया गया है और उसका धन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को या वहाँ किसी अन्य एंडोमेंट के जो रिलीजियस एंडोमेंट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, बोर्ड को जाने से मना कर दिया। थैंक यू वेरी मच।